Welcome you to Adda 247's CLAT Preparation official YouTube channel. Today we are going to talk about how to crack your CLAT ka paper in your first attempt itself. Learn it from a NLU alumni. All right, I am from HP NLU. So trust me, मेरे को पता है क्या क्या टिप्स हैं, क्या क्या ट्रिक्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं व्हेन इट कम्स टू क्रैकिंग योर क्लैट का पेपर इन द वेरी फर्स्ट गो, ताकि किसी भी टाइप का आपको ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़े, किसी भी टाइप का ब्रेक ना आए आपकी स्टडीज में. इमीडिएटली आफ्टर योर 12th you can get into your CLAT and give it and get into a great NLU. And even if you're a dropper, अगर आपने ड्रॉप लिया है तो भी पहले ही गो में अपना पेपर कितने बढ़िया तरीके से क्रैक कर लेना चाहिए, उन सारी चीज़ों की ये 5 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं आज बात करने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून टिल द एंड so that you get to know of the same. Alright, like you can see, I am an alumni from an NLU itself. I am from Himachal Pradesh National Law University where I completed my masters. So I know really well कितना ज़्यादा टायरिंग हो जाता है, कितना ज़्यादा हेक्टिक होता है आपका शेड्यूल एंड आपकी प्रिपरेशन व्हेन इट कम्स टू क्लैट का पेपर. टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा क्राइसिस है जो बच्चों फेस करते हैं. मैंने खुद ये चीज़ फेस करी थी क्योंकि इतना लेंदी पेपर होता है कभी कभी क्लैट का कि आप लोग कंप्लीट ही नहीं कर पाते. एंड ऑन टॉप ऑफ इट आपका एक टाइम का एक साइकिल चलती रहती है कॉन्स्टेंटली. एंड उसके अलावा ऑब्वियसली आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए सो दैट आप एक ही बारी में बहुत बढ़िया तरीके से अपना क्लैट क्लियर कर पाएं. ऑलराइट, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अधिकतर बच्चे अवॉइड करते हैं या इग्नोर कर देते हैं, वो है बेटा रीडिंग हैबिट्स. ठीक है, बी अ रीडिंग मशीन. आपको एक रीडिंग मशीन बन जाना चाहिए बिकॉज क्लैट इज हेविली पैसेज बेस्ड. आपका जो क्लैट का पेपर है उसमें पैसेज ही पैसेज होते हैं. एंड अगर आपकी स्पीड स्लो है तो भी आप मात खा जाओगे, और अगर आपकी एक्यूरेसी स्लो है तो भी आप मात खा जाओगे. राइट, तो रीडिंग स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट. रीडिंग इज नॉट जस्ट अ सब स्किल, ये एक सेकेंडरी स्किल नहीं है जो आपकी ज़रूरत होती है, ये फाउंडेशन है पूरे पेपर का. एंड इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है कि कम से कम रोज़ आप 60 to 90 मिनट्स रोज़ पढ़ाई करें, रोज़ रीड करें. चाहे वो न्यूज़पेपर हो, किसी टाइप की बुक हो. बुक में भी आई एम नॉट रिकमेंडिंग नॉवेल्स. व्हाट आई एम डूइंग इज हियर, आई एम टेलिंग यू कि ऐसी किताबें पढ़ो जो आपकी जीके से रिलेट करती हों, किसी टाइप के आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स जो हैं उनकी जो किताबें होती हैं उनको पढ़ो, उनमें जो पैसेजेस दिए हैं उनको पढ़ो. अपनी स्किल डेवलप करो, साथ ही साथ अपनी स्पीड डेवलप करो. राइट, एडिटोरियल्स हो गए आपके न्यूज़पेपर के, हिंदू का एडिटोरियल हो गया, आपका इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल्स हो गए. ओपिनियन, लोगों के क्या क्या ओपिनियन है, क्यों ऐसे ओपिनियन लोगों ने बनाए हैं, क्यों, क्योंकि आपका क्लैट का पेपर जो है ना बेटा वो एक क्रिटिकली एनालिसिस भी देखता है. वो ये भी देखता है कि आप क्रिटिकली चीज़ों को एनालाइज कर पा रहे हो या नहीं. लीगल कॉलम्स हो गए, इंटरनेशनल अफेयर्स हो गए, इन सब की न्यूज़ के ऊपर ध्यान दो. इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हो, अगर कोई शॉर्ट किताबें पढ़नी हो, बुक्स पढ़नी हो इसके रेफरेंस में कि आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ पाए, तो आपके इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक्स पढ़ लो, आप आपके हिस्ट्री रिलेटेड, संविधान की हिस्ट्री रिलेटेड किताबें पढ़ लो. जियो पॉलिटिकल रिलेशंस के ऊपर आप पढ़ सकते हो, किसी भी टाइप के लॉ के ऊपर कोई किताबें आई हैं तो उनको पढ़ सकते हो. एम आपका, जो आपका गोल है वो होना चाहिए कि मेन आइडियाज़ को समझो, ऑथर की टोन को समझो एंड लॉजिकल अजम्पशंस को चॉक आउट कर पाओ आप. क्यों, क्योंकि ये आपके इंग्लिश में भी हेल्प करते हैं. राइट, किसी भी चीज़ को जब आप पढ़ाई कर रहे हो सिर्फ एक फेस से मत देखो कि नहीं लॉ के हिसाब से या मैं लीगल के सेक्शन से कर रही हूँ. नहीं, इसमें आपकी इंग्लिश भी बिल्ड होती है, इसमें आपका जीके भी बिल्ड होता है. तो सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हुए आपको एक रीडिंग मशीन बनने की ज़रूरत है. यू नीड टू पिक अप द पेपर, यू नीड टू एक्चुअली रीड द पेपर. अगर आपको लग रहा है ऊपर ऊपर से देख के हो जाएगा, ट्रस्ट मी नहीं होगा, क्योंकि पेपर के टाइम आपको पूरे पूरे पैसेजेस पढ़ने होते हैं. राइट, वन हैबिट विल बूस्ट योर 4 डिफरेंट सेक्शंस. लाइक आई सेड, कोई भी चीज़ इंटर रिलेटेड नहीं हो ऐसा पॉसिबल नहीं है आपके क्लैट के पेपर में. आपका इंग्लिश, लीगल, लॉजिकल एंड करंट अफेयर्स वाला जो पोर्शन है ये इंटरट्वाइंड है, ये लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं ऐसे सेक्शंस. तो अगर आपकी रीडिंग हैबिट बेटर हो गई तो आप ऑटोमेटिकली हर सेक्शन के जो पैसेज है उसको फटाफट पढ़ पाओगे एंड आगे बढ़ पाओगे. राइट, सेकेंड चीज हो जाती है बेटा योर करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स आर योर गेम चेंजर्स. आई नो करंट अफेयर्स डिफिकल्ट होते हैं, मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग करंट अफेयर्स ही होते थे क्योंकि दे आर सो वास्ट. इतना ज़्यादा सिलेबस होता है इनका, इतना वाइड एरिया एम्बिट कवर करते हैं दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कीप अप विद इट. राइट, एंड बोरियत भी हो जाती है एक टाइम के बाद कि यार कितने दिन करंट अफेयर्स पढ़े. लेकिन दे आर योर गेम चेंजर्स. इनसे जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं ना वो किसी और सेक्शन से नहीं मिलेंगे. Many students waste
प्रेशियस मंथ्स ट्राइंग टू कमिट एवरी मिनट माइन्यूट स्टैटिक फैक्ट टू मेमोरी। क्लैट देखता है आपकी कंटेक्चुअल अवेयरनेस। वो ये नहीं चाहता आपको एक एक चीज पता हो, एक एक छोटी से छोटी चीज जो हो रही है आपको देश में पता हो। वो ये देखता है कि आपके पेपर के हिसाब से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या आपको उनके बारे में चीजें पता है या नहीं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड, जैसे मान लो इंडिया ने कोई नई न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करी हो, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर पावर इंडिया की क्या दर्शाएगा कि हम ग्रो कर रहे हैं, ग्रोथ दिखा रहा है ये हमारी। उसमें लॉ का एलिमेंट कैसे आएगा वो समझना हो सकता है कि यार क्या ये चीज लीगल है, इलीगल है, इन सारी चीजों के थ्रू। तो जो कंटेक्स्ट है किसी भी चीज का वो समझना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। क्या लिखा है कोर एरियाज में आपके आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स। कोई भी नई चीज हो रही है, पुरानी चीज हो रही हो, लेकिन जो बहुत ही वेल रिनाउंड चल रही हो, वो आपको पता होनी चाहिए। कोई इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन, कोई नया लॉ आया है, कोई नया एक्ट पास हो रहा है, किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है, कोई बहुत कंट्रोवर्सी में है, इस टाइप के एक्ट्स हो गए। आपकी गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हो गई, किस किस टाइप पे गवर्नमेंट आपके वेलफेयर के लिए, बेनिफिट के लिए, लोगों के लिए क्या क्या कर रही है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैक्रो फोकस में क्या क्या आ जाता है बेटा आपका, नेशनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स। आपके देश में क्या हो रहा है आपको ये भी पता होना चाहिए, और देश के बाहर भी किस टाइप की सिचुएशन है आपको वो भी पता होना चाहिए। जैसे अभी आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज चल रहा है, राइट, उसकी वजह से किस तरीके का इंपैक्ट इंडिया फेस कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए, और ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट है क्या ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। एनवायरमेंट रिलेटेड कोई डेवलपमेंट हो गया, कोई साइंटिफिक डिस्कवरी हो गई, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन क्लैट अंडरस्टैंडिंग द बैकग्राउंड, किसी चीज की हिस्ट्री, बैकग्राउंड समझना, एंड उसका इम्पैक्ट, किस तरीके से कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने को मिल सकते हैं, दिस इज एन इवेंट फार मोर क्रिटिकल देन मेमोराइजिंग माइन्यूट डिटेल्स। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि कोई चीज़ हो रही है तो क्यों, एंड इसकी वजह से क्या होगा, जो कॉज है और जो इफेक्ट है, ये आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीके के पर्सपेक्टिव से। मंथली करंट अफेयर्स को ज़रूर नोट्स बनाओ और उनको ज़रूर प्रिपेयर करो। एक बार मंथ के एंड में, अगर आप पूरा मंथ नहीं भी कर पा रहे हो तो एटलीस्ट मंथ के एंड में ज़रूर पूरे मंथ की इंपॉर्टेंट अपडेट्स को देखो। ठीक है, डेडिकेट करो हर रोज कम से कम 20 से 30 मिनट रैपिड रिवीजन के लिए, कि फटाफट आज के दिन में क्या हुआ है 20 से 30 मिनट में आपको कवर अप करना चाहिए। वीकली क्विजेस अटेम्प्ट करो एंड सेंट्रल नोटबुक मेंटेन करो। करंट अफेयर्स के लिए सिंपल स्ट्रैटेजी जो फॉलो होती है ना, वो होती है एक पेज पे एक दिन के नोट्स और एक लाइन में एक पर्टिकुलर टॉपिक। ऐसी होनी चाहिए आपकी करंट अफेयर्स के लिए प्रिपरेशन, कि उस लाइन को पढ़ते ही आपको याद आ जाए कि अच्छा हाँ ये तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में बात कर रहे हैं। उसकी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुंडली, बैकग्राउंड, हर चीज आपको पता चल जाना चाहिए। Consistency in revision builds memory maps and triggers correct deductions when viewing passage prompts. जो consistency है उस चीज को कोई बीट नहीं कर सकता। ठीक है, फिर आ जाता है बेटा स्टॉप मगिंग अप द लॉ। लॉ का रट्टा मारना बंद करो। ठीक है, आप अगर क्लैट का पेपर दे रहे हो तो वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते आपको लॉ की एक एक चीज पता हो। वो ये देखना चाहते हैं क्या आप दो चीजों को लॉजिकली एनालाइज करके आंसर दे पा रहे हो, रीजन दे पा रहे हो आप उस चीज का, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ होगा, इसने उसकी गाड़ी को मार दिया तो क्यों ऐसा रिएक्शन आना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो लॉ का रट्टा मारने का काम आपका तब होगा जब आप एनएलयू में अपने ड्रीम कॉलेज में चले जाओगे। उससे पहले आपको बस समझना है क्यों, कैसे, किस लिए। ठीक है, लॉ को रट्टा नहीं मारना है, आपको उस पर लॉजिक अप्लाई करना है, नॉलेज नहीं। क्लैट डज नॉट असेस वेदर यू हैव मेमोराइज्ड एवरी सेक्शन ऑफ पीनल कोड्स, इंस्टेड इट मेजर्स हाउ लॉजिकली, कितना लॉजिकली और कितना ऑब्जेक्टिव तरीके से आप लॉ को अप्लाई कर पाते हो, जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई कर पाते हो। क्लैट का पेपर चेक कर रहा है ये चीज। आया समझ? फिर आ जाते हैं आपका प्राइमरी सब्जेक्ट्स, आपका कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ एंड ऑब्वियसली और कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी लॉ के पेपर को उठा लो आप, चाहे क्लैट हो चाहे किसी और टाइप का पेपर हो, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का एलिमेंट है उसको कोई भी हटा नहीं सकता। रिगरस रीडिंग, एग्जामिन करो किस टाइप के प्रिंसिपल्स हैं विदाउट ड्रॉइंग पर्सनल अजम्पशन। बिना ये सोचे अगर मैं इस जगह होता तो मैं क्या करता, इस चीज को हटा के सोचो कि एक नॉर्मल इंसान ऐसी सिचुएशन में क्या करता। अप्लाई करो प्रिंसिपल्स को अपनी पर्सनल अजम्पशंस को परे रख के। ठीक है, फिर क्या आता है डिडक्टिव पार्ट, आइडेंटिफाई द लीगल इशू, अप्लाई द टेक्स्ट टू फैक्ट्स एंड एलिमिनेट लॉजिकल फैलेसीज। यानी कि जो भी आपको प्रॉब्लम दी है उसको समझो, उस पर अप्लाई करो, प्रिंसिपल किस तरीके से अप्लाई होना चाहिए, एंड जो चीज लॉजिक के परे है उसको साइड कर दो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो अप्रोच होनी चाहिए आपकी, फैक्ट्स को पढ़ो, प्रिंसिपल को पढ़ो और उनकी एप्लीकेशन कैसे होगी, ये तीन चीजों का आप रिलेट करो एंड आपका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। राइट, क्योंकि पैसेज बेस्ड है। पैसेज बेस्ड मींस आपको फैक्ट्स भी मिलते हैं, प्रिंसिपल्स भी मिलते हैं एंड एप्लीकेशन भी मिलती है। आपका बस काम है सही चीजों को सही टाइम पे सही जगह अप्लाई करना एंड आपको सही आंसर मिल जाएगा।
मूविंग ऑन, ट्रीट योर मॉक्स लाइक योर रियल क्लैट का पेपर। बेड पे बैठ के मॉक्स देना या मजे में देर रात को बैठ के मॉक्स देना, ये सारी चीजें आपका जो एग्जाम का टेम्परामेंट है उसको डिस्ट्रॉय करती हैं. It will not build up your exam temperament, it will only destroy it. All right, so understand, actively analysis करो पैसिव प्रैक्टिस की बजाय. सही टाइम पे बैठो मॉक्स देने के लिए. जिस टाइम पे क्लैट का पेपर होता है उस टाइम पे अपना टाइम पीरियड लो कि 2 घंटे माने 2 घंटे, 3 घंटे माने 3 घंटे, इसी टाइम पे बैठेंगे, इसी टाइम पे पेपर देंगे. ना कहीं जाना, ना कुछ खाते पीते रहना, ना हाथ में फोन चलाना, ये सारी चीजें परे रख के जिस टाइम पे पेपर है उस टाइम पे एक टेबल चेयर पे बैठो और प्रॉपर अपना मॉक टेस्ट को सॉल्व करो. ठीक है. राइटिंग स्कोर्स ऑफ टेस्ट ब्लाइंडली लीड्स zero improvement. The differentiator for toppers is not the raw number of mocks written but the depth of analysis that follows. आप अगर मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि हमारा स्कोर कंसिस्टेंटली कम आ रहा है, एक बार बैठो और अपने मॉक को ना पकड़ के एनालाइज करो कि कहाँ पे मेरे मार्क्स डूब रहे हैं. लॉजिकल में जा रहे हैं मेरे मार्क्स, लीगल में जा रहे हैं, इंग्लिश में जा रहे हैं. उस चीज़ को जब तक आप समझोगे नहीं, उस चीज़ को आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे. पेपर को अटेम्प्ट करो, फिर उसका एनालिसिस करो, आइडेंटिफाई करो कि कहाँ पे आपका स्कोर बार बार डिप हो रहा है एंड उस चीज को इंप्रूव करो. शेड्यूल, स्टार्ट विद 1 मॉक पर वीक. एटलीस्ट हफ्ते में 1 मॉक जरूर अटेम्प्ट करो एंड जैसे जैसे एग्जाम पास आता है तो अपने मॉक्स की कंसिस्टेंसी बढ़ा दो, ज्यादा मॉक्स अटेम्प्ट करने लग जाओ. अनफॉरगिविंग, ट्रैक एक्यूरेसी रेशियोज, सेक्शन वाइज टाइमिंग, बॉटलनेक्स एंड रेकरेंट एरर्स. इन सारी चीज़ों को देखो कि कौन सा सेक्शन है जो आपका टाइम ज़्यादा खा रहा है. क्या पता लॉजिकल है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो कहाँ पे आपका टाइम आपको कम करने की ज़रूरत है, इस चीज़ को देखो. रेकरेंट एरर्स, कौन से सेक्शन में बार बार सिमिलर टाइप की गलतियाँ हो रही है, मेमोरी में गलती हो रही है, एनालाइज करने में गलती हो रही है, सॉल्व करने में गलती हो रही है. इन सारी चीज़ों को ज़रूर एनालाइज करो, तभी आप आगे मॉक्स में बेटर स्कोर ला पाओगे. फिर है बेटा आपका कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन. ये तो मैं भी कहूंगी, आपकी मोटिवेशन एक दिन शायद चली भी जाए कि यार आज तो पढ़ने का मन ही नहीं है, लेकिन तब भी खुद को फोर्स करो कि एटलीस्ट आधा घंटा, एटलीस्ट 1 घंटा, भले ही सबसे इजी टॉपिक पकड़ो जो तुम्हें लग रहा है, लेकिन बैठो जरूर उस पर. ठीक है. तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए कि बिल्कुल ही अनप्रोडक्टिव थे, आज तो कुछ कर ही नहीं पाए हम. ठीक है. कम से कम 4 से 6 घंटे दो अपने पेपर के लिए या अपनी क्लैट की प्रिपरेशन के लिए हर रोज. अगर आप स्कूल गोइंग हो एंड आपको लग रहा है कि इतना तो टाइम पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट ट्राई, यू कैन सिट फॉर 1.5 2 आवर्स. ठीक है. डेली फोकस स्टडी आउट परफॉर्म्स. इससे ये सोचने के बजाय कि सीधा संडे को बैठूंगा 10 घंटे बैठ के सीधा क्लैट की प्रिपरेशन करूंगा, हर रोज एक एक 1.5 घंटा, 1.5 या 2.5 घंटे निकालो एंड बैठ के अपने क्लैट के लिए प्रिपरेशन करो. ट्रस्ट में आपको लग रहा होगा संडे को आप पूरे 10 घंटे खींच लोगे, नहीं हो पाएगा, बर्नआउट हो जाएगा आपका. ठीक है. Many CLAT aspirants study with extreme intense motivation for 1 week and then quit. आपको लगेगा कि नहीं यार आज तो मैंने ठान लिया, अब तो मैं क्लैट क्रैक करके ही रहूंगी, इस हफ्ते तो शुरू कर रही हूँ मैं. पढ़ाई करी आपने, पूरा हफ्ता आपने जी जान से मेहनत करी, एंड ऑफ द वीक तक आते आते आप थक गए और बोर हो गए कि यार मैं और नहीं पढ़ सकती. ठीक है. तो ये जो पैटर्न है ना, ये बहुत डेंजरस है एक क्लैट एस्पिरेंट के लिए. एक बार आप इस विशियस साइकिल में घुस गए ना, इससे बाहर नहीं निकला जाएगा. तो इससे बेटर तो ये है हर रोज थोड़ा थोड़ा पकड़ो, लेकिन हर रोज पढ़ाई जरूर करो. टॉपर्स अंडरस्टैंड दैट डेली मोमेंटम, हर रोज किसी चीज के ऊपर वर्क करना विल ओनली गिव यू कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स. ठीक है. कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, तभी आप क्लैट में एक टॉप रैंक स्कोर कर पाओगे, जहां पे आप बेस्ट कॉलेजेस में जा पाओगे. आपका NLS-IU हो गया, आपका नालसार हो गया, जोधपुर NLU हो गया, किसी भी बेस्ट कॉलेज को आप पिक कर लो, आप तभी जा पाओगे जब आपने कंसिस्टेंसी से उसके लिए पढ़ाई करी है. रीडिंग प्रैक्टिस में दैट मीन्स आपको एडिटोरियल जरूर करने चाहिए. करंट अफेयर्स को कम से कम 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का टाइम देना ही देना है. लीगल रीजनिंग के पैसेजेस को जरूर सॉल्व करो. लॉजिकल रीजनिंग में देखो कहाँ पे आपका मार्क्स जा रहे हैं और कहाँ पे आप और इंप्रूव कर सकते हो. और मॉक एनालिसिस के बिना तो कुछ नहीं होगा. तो मॉक टेस्ट से डरो मत कि नहीं पेपर जब आएगा, पेपर से 1 महीना पहले मॉक्स देंगे, नहीं, अभी से मॉक्स देना शुरू करो ताकि अभी तुम्हें टाइम मिल जाए कि कहाँ पे इंप्रूव करने की जरूरत है और तुम वो इंप्रूवमेंट कर पाओ. ठीक है. ये है बेटा आपकी 5 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी लॉ एस्पिरेंट के लिए. इनफैक्ट इफ एनीथिंग आपके क्लैट एस्पिरेंट के लिए. इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया तो ट्रस्ट मी क्लैट को क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. इन 5 चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो करो एंड आई अश्योर कि आप लोग अपने बेस्ट कॉलेज में, अपने ड्रीम कॉलेज में जा पाओगे. ठीक है. क्योंकि हमारा एज स्टूडेंट्स, एज एस्पिरेंट्स काम होता है मेहनत करना. ठीक है. मेहनत से मत भागो, मेहनत डट के करो एंड आपको आपका रिजल्ट जरूर मिलेगा.
ऑलराइट, डेली एक्शन मैंने आपको बता दिए हैं। वीकली आपको मॉक टेस्ट जरूर करने होंगे, मॉक्स के बिना नहीं आगे बढ़ सकते हैं। मंथली पूरा रिवीजन करो। योर एनएलयू सीट इज वेटिंग, स्टार्ट टुडे। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। आपकी एनएलयू की सीट आपका नाम रख के वहां पे वेट कर रही है, एंड आपको बस पूरी मेहनत से उस सीट तक बस पहुंचने का स्ट्रगल करना है, ठीक है। तो पूरे एफर्ट मारो, पूरी जी जान लगाओ। हमारी तरफ से कोई और हेल्प चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर हमारे साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा गूगल फॉर्म के ऊपर आप हमसे डाउट्स पूछ सकते हो, एंड वी होप टू गाइड यू इन द बेस्ट वे पॉसिबल, बिकॉज ट्रस्ट मी, कमिंग फ्रॉम एन एनएलयू, मेरे को पता है किस टाइप का प्रेशर आप लोग फेस कर सकते हो, किस टाइप का कॉम्पिटिशन है जो आपके सर पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तो उन चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए, अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए मैं हूँ आपके साथ, आपको गाइड करने के लिए। डू रीच आउट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एंड लाइक करो, वीडियो को शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड आई विल होप टू सी यू वर्किंग एंड गोइंग टू योर बेस्ट एनएलयू, योर ड्रीम कॉलेज वेरी सून। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।